आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वीडियो में और पुनः बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। कक्षा 12 है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। तो आपका जो इसमें पहला प्रश्न है, सांस्कृतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो परिवर्तन माने वही बात है, बदलना। परिवर्तन माने बदलना। तो ये है समाजशास्त्र। तो जब किसी समाज में बरसों से चली आ रही परंपराओं और उनके सांस्कृतिक मूल्यों, विरासतों में परिवर्तन होने लगते हैं, तो उन परिवर्तनों को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। कितना सरल उत्तर था। समाजशास्त्र हम पढ़ रहे हैं। जब किसी समाज में बरसों से चली आ रही परंपराओं व उनके सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगते हैं, तो उन परिवर्तनों को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। माने कोई समाज है, उनकी परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है, उनमें परिवर्तन होने लगे। उनकी सांस्कृतिक विरासतें हैं, उनकी जो मूल्य हैं, उनमें परिवर्तन होने लगे, तो ऐसे परिवर्तनों को सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये परिवर्तन हुआ क्या? तो उपनिवेश के कारण माने विदेश के लोग अपने देश में आए। उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े निकाले, अपन ने कपड़े पहनना शुरू कर दिया, जीन्स पैंट पहनना शुरू कर दिया। तो कुछ परिवर्तन अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो उपनिवेश के कारण अपने यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन हो गए हैं। ठीक है। उपनिवेश के कारण अपने देश में एक प्रबुद्ध वर्ग ने जन्म लिया, महान समाज सुधारक भी हुए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा राव फुले। तो ऐसे महान समाज सुधारक हुए। तो निवेशवाद के कारण समाज में एक प्रबुद्ध वर्ग ने जन्म ले लिया और उसने दीनहीन गरीबों की दशा पर विचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक वर्ग अच्छे से रहता है, एक वर्ग गरीबी में जी रहा है, तो ऐसा क्यों है? अत्याचार महिलाओं पर होते थे। राजा राम मोहन राय, तो आपको उसने सुना ही होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहकर उन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो समाज सुधारक पहला संगठन था। इस कानून राष्ट्रवाद के जनक भी कहते हैं। यहां भी अभी अपन को एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है। तो उपनिवेश के कारण समाज में एक प्रबुद्ध वर्ग ने जन्म ले लिया, जो समाज की दीनहीन दिशाओं पर विचार करने लगा। तो ये आपको इसका उत्तर आपको लिखना था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है उसे हम देख लेते हैं। तो देखो, दूसरा प्रश्न है, प्रभु जाति किसे कहते हैं। तो माना कि ये गांव है, उसमें जाति विशेष के लोग रहते हैं, तो उनके पास बहुत कृषि भूमि है। गांव में एक विशेष जाति के लोग रहते हैं, उनके पास बहुत अधिक कृषि भूमि है और उस जाति के लोग उस गांव में अधिक संख्या में भी है। कितनी बातें हो गई? जब किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाति विशेष के लोग रहते हैं जिनके पास अधिक कृषि योग्य भूमि है, और उस गांव में उस जाति के जो लोग हैं वो अधिक संख्या में भी हैं। दूसरी बात, और गांव में अन्य जाति के लोग भी रहते हैं, तो उन जाति के लोगों में उस विशेष जाति का सर्वोच्च स्थान है, मतलब जाति में वो बड़े हैं, तो ऐसी जाति कहलाती है प्रभु जाति। आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो अपन देख लेते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाति विशेष, ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाति विशेष या स्थानीय समुदाय अधिकतम कृषि योग्य भूमि रखता है एवं उस जाति के सदस्य भी उस गांव में अधिक संख्या में निवास करते हैं, रहते हैं। इसके अलावा उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अन्य जातियों में उस जाति का सर्वोच्च स्थान हो तो ऐसी जाति प्रभु जाति कहलाती। कितना सरल उत्तर था, इसको आप अच्छे समझो। ग्रामीण क्षेत्र में जब जाति विशेष या स्थानीय समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र में जब जाति विशेष या स्थानीय समुदाय अधिक कृषि योग्य भूमि रखता है एवं उसी जाति के सदस्य भी अधिक संख्या में उस गांव में रहते हैं। इसके अलावा उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली अन्य जातियों में उस जाति का सर्वोच्च स्थान हो तो वह प्रभु जाति कहलाती है। ये आपका उत्तर था, बहुत सरल था, याद करें आप अच्छे से इसे। अब हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहते हैं? राष्ट्रवाद का इन्हें पिता क्यों कहते हैं? तो पहले समझो क्या है। अपने देश में उस समय समाज में भयंकर कुरीतियाँ थीं, जैसे कि हमने आपको बताया था सती प्रथा के बारे में। 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहकर सती प्रथा पर कानून बनवाया। उस समय से सती प्रथा निषेध हो गई। तो हकीकत में ये कहीं बाहर गए थे, इनकी भाभी थी, वो विधवा हो गई थी, ठीक है। तो भाभी अब जब खुद पर बीतती है तो पता चलता है जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि कोई दुख क्या होता है। ये अपने सामने अपने भाभी को सती होने देते नहीं होने देते। तो उस समय इनके मन में कई भावनाएं जागृत हुई। फोन आ रहा है, एक बार काट दिया, क्या समझाएं। तो देखो अपन को कॉपी में इसका उत्तर कैसे लिखना है। समाज सुधार के लिए राजा राममोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। समाज सुधार के लिए राजा राममोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उस समय समाज सुधार की दिशा में यह पहला सामाजिक संगठन था। उस समय और सामाजिक संगठन काम नहीं कर रहे थे, तो समाज सुधार की दिशा में उस समय पहला सामाजिक संगठन था, जिसके फलस्वरूप सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इस सामाजिक संगठन के कारण, राजा राममोहन राय के प्रयासों के कारण सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसी कारण राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था और आशा करते हैं आपको समझ में भी आ गया है। अब हम आपको बताते हैं पश्चिमीकरण ने हमारे समाज पर क्या प्रभाव डाला। मतलब विदेश के लोगों की जो कार्य करने की शैली थी, उनकी जो आदतें थी, हमारे समाज में ऐसा क्या हुआ। एक तो आप सभी जानते हैं, चाय पीना सीख गए हैं, ठीक है। तो हमको समाज शास्त्र के हिसाब से इनकी जो है देखना है कि पश्चिमीकरण ने हम पर क्या प्रभाव डाला। देखो, पहले देख लो, पहले बहुत जातिवाद था, एक जाति अपने को श्रेष्ठ समझती थी। जैसे कि उदाहरण दो, जब
विदेशी आक्रमणकारी, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, महमूद गजनबी हो, कितने हो, अगर अपने देश में सबको लड़ने का अधिकार होता तो फिर क्या यहां वो राज्य कर पाते? नहीं साहब, वो एक ही वर्ग के लोग लड़ेंगे, तुम बैठे रहो। तो इतना भयंकर जातिवाद था। तो पश्चिमीकरण से जातिवाद की व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है? संयुक्त परिवार एकांकी, संयुक्त परिवार एकाकी या एकक, संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलने लगा। पहले क्या था, एक पिताजी के 5 बच्चे थे, 5 बच्चे की शादी हुई, उनके बच्चे भी सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन पश्चिमीकरण की सभ्यता के कारण एक पिता के 5 बच्चे, तो पांचों अलग अलग रहने लगे, अलग अलग परिवार बना लिए उन्होंने। तो मानो जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में बदलने लगा। फिर आपको लिखना है, महिलाओं को घर की 4 दीवारी से मुक्ति मिली। पहले महिलाएं नौकरी नहीं कर पाती थी। आपको समाजशास्त्र में एक ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले महिलाओं को किसी भी जो अमूल्य पैसे हो या कुछ भी हो, घर हो, तो उनके नाम नहीं होता था। एक कानून बनने के बाद महिलाओं के भी नाम संपत्ति होने लगी। महिलाएं फिर नौकरी करने लगी। पहले घर में ही रखा जाता था, नौकरी नहीं करने दिया जाता था। ये आप देख सकते हैं, सावित्रीबाई फुले जो पहली महिला शिक्षिका हैं, उन्होंने जब महिलाओं की शिक्षा के प्रयास किए तो उनको रोकने के कितने प्रयास हुए। ठीक है, तो महिलाओं को घर की 4 दीवारी से मुक्ति मिली। ठीक है, फिर आपको लिखना है, पश्चिमीकरण के कारण हमारे समाज में तलाक होने लगे, पति पत्नियों में लड़ाई होने लगी, तो तलाक भी होने लगे। तो ये हानिकारक प्रभाव है। तो ये उत्तर आपके सामने, लिख लो, याद कर लो। अब हम आपको बताते हैं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर लिखिए। तो आपको 2 अंतर लिखने हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। तो जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो ये सामाजिक संबंधों तक सीमित हैं। जो सामाजिक परिवर्तन हैं यह सामाजिक संबंधों तक सीमित हैं, और जो सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं वो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र तक सीमित है। ये सामाजिक संबंधों तक सीमित हैं और ये सांस्कृतिक परिवर्तन साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन तक होती है। दूसरी बात, यह सामाजिक जो परिवर्तन हैं जल्दी से हो जाते हैं, तुरंत हो जाते, कोई परिवर्तन होने वाला हो। और ये परिवर्तन जो है सांस्कृतिक परिवर्तन, ये धीमी गति से होते हैं। जैसे कि ऐसा हो जाए कि शादी ब्याह में या कई बार आपने जो खाना होता है, भोज होता है, तो कई ऐसी कुरीतियां हैं उन पर लोग रोक लग गई है, वो सामाजिक परिवर्तन है। ये तुरंत होते हैं और ये सांस्कृतिक परिवर्तन है, धीमी गति से होते हैं। तो ये दो उत्तर थे, बहुत सरल थे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गए हैं। वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।